हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग शुरू कर चुके हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो इसमें जो पार्ट 1 वीडियो बना है उसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग चौथे चैप्टर से शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है और कहाँ कौन कौन चैप्टर आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इसका जो पार्ट वन बना है इसमें हम लोग मात्रक एवं मापन देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सदिश और अदिश राशियाँ भी पढ़ चुके हैं और पैमाना भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रकाशिकी से। ये प्रकाशिकी चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। और प्रकाशिकी, दर्पण, लेंस और मानव नेत्र, ये चारों चैप्टर हम लोग आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि मानव नेत्र छूट जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये भी इस वीडियो में 1 घंटे के अंदर में ये भी 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग आ जाते हैं प्रकाशिकी वाले चैप्टर पे, यानी पेज नंबर 44 पे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो प्रकाश किस रूप में संचरित होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। ठीक है, यानी ट्रांसमिटेड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में संचरित होता है। प्रकाश एक ऊर्जा के रूप है जो खुद अदृश्य होता है पर अन्य वस्तुओं को दृश्यमान करता है। मतलब खुद तो इनविजिबल होता है, लेकिन जो अन्य वस्तु उसको विजुअल बना देता है। इसको प्रकाश को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है जीवधारियों की आंखें प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और उनकी उपस्थिति में ही वस्तु को देख पाते हैं। जब किसी वस्तु पर किरणें पड़ती हैं यानी आपतित होती हैं तो वे वस्तु से टकराकर आँखों पर परावर्तित होती हैं और आँखें के पीछे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, जिसे व्यक्ति संबंधित वस्तुओं को देख पाता है। प्रकाश की नेचर और उसके गुण के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को ही प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स कहा जाता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो प्रकाश एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में गतिमान होता है। प्रकाश के इसी गुण के कारण सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स एवं चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स जैसी भौगोलिक परिघटनाएं होती हैं। प्रकाश तरंग वेव बोलते हैं। तब प्रकाश तरंग एवं कण यानी पार्टिकल की दोहरी प्राकृतिक यानी डुअल नेचुरल प्रदर्शित करता है। प्रकाश तरंग तथा कण की दोहरी प्राकृतिक पारदर्शित करता है। आ जाते नेक्स्ट पेज पे। प्रकाश तरंग का सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। जर्मन विद्वान हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं यानी ट्रांसवर्स वेव होती हैं। जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपन की दिशा के अनुसार तरंगों के 2 प्रकार की होती है। कणों के कंपन की दिशा के अनुसार तरंगों के 2 प्रकार होती हैं। तो एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में तरंगे ऊपर नीचे करके चलती है। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़ित होकर चलती है, मतलब एक ही दिशा में चलती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और अनुदैर्ध्य तरंग को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब इंग्लिश नाम भी कुछ कुछ याद रखना है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम का भी इंग्लिश नाम ही पूछ लेता है। आ जाते हम लोग नेक्स्ट पे, न्यूटन के कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश का निर्माण छोटे प्रत्यास्थ और हल्के कणों से होता है जिन्हें कणिका कहा जाता है। प्रत्येक प्रकाश स्रोत अनगिनत छोटे छोटे तथा हल्के कण उत्सर्जित करता है। इन कणों को ही कणिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी समान माध्यम की कणिकाएं प्रकाश के वेग से सरल रेखा में चलती है तथा अपने साथ गतिज ऊर्जा भी ले चलती है। जब यह कणिकाएं किसी दूसरे वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख पर पड़ती है तब हम वस्तु दिखाई देती है। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। मतलब जो कलर होता है ना प्रकाश की कणिकाएं का, तो उसका ये आकार भिन्न होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रकाशीय स्रोत। प्रदीप्त वस्तुएं, मतलब प्रकाश के स्रोत में आ जाते हैं। सबसे पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस बॉडी, यानी
सेकेंड है अप्रदीप्त वस्तुएं जिसको बोलते हैं नॉन लुमिनस बॉडी, जिसको थर्ड है पारदर्शक वस्तुएं जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडी, और चौथा है अर्ध पारदर्शक वस्तुएं जिसको बोलते हैं ट्रांसुलेट बॉडीज, और पाँचवा है अपारदर्शक वस्तुएं यानी ओपेक बॉडीज। तो हम लोग पहले प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु यानी लुमिनस बॉडीज ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जो मतलब जिसका स्वयं का प्रकाश हो। तो जैसे हो गया सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती, इन लोगों के पास खुद का प्रकाश होता है, तो ये हो जाता है प्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं यानी नॉन लुमिनस बॉडीज प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने होने वाली प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाली वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, क्योंकि इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। हमारे आसपास की वस्तुएं चंद्रमा आदि इन लोग के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूरज का प्रकाश से पड़ता है, या भी किसी लाइट का, जैसे चंद्रमा पे तो सूरज का ही प्रकाश पड़ सकता है और किसी के चीज़ का प्रकाश नहीं पड़ सकता है। लेकिन जैसे हम लोग कोई हम लोग के आसपास में वस्तु है तो अंधेरे में, तो उस पर हम लोग कोई प्रकाश यानी लाइट या टॉर्च कुछ दिखाते हैं, तो उस पर हम लोग के रिफ्लेक्ट होकर ये उस चीज़ को हम लोग देख पाते हैं। तो वो हो गया अदीप्त वस्तुएं, जिसको मतलब दूसरे की लाइट की आवश्यकता होती है। अब पारदर्शक वस्तुएं जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बॉडीज, तो जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें सीधे अथवा आर पार निकल जाता है उसको पारदर्शक वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल कवर लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ये कवर चाहिए, तो ट्रांसपेरेंट कवर का मतलब होता है कि आर पार दिख सकें, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे हो गया कांच हो गया, ठीक है, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट हो गया, जैसे प्रकाश की किरणें आराम से आर पार कर जाएं। अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, तो अर्ध पारदर्शक वस्तु ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश से कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे तेल से भीगा हुआ कागज़, आप कभी भी रात के अंधेरे में तेल से भिगाकर किसी कागज़ पे उस पर लाइट दिखाइएगा तो उससे पूरा प्रकाश उसका बाहर नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रकाश उसका बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्ध पारदर्शक वस्तुएं के ये एग्जाम्पल होता है। और नेक्स्ट है अपारदर्शक वस्तुएं, ये अर्ध पारदर्शक वस्तु हो गया, ये अपारदर्शक वस्तुएं हो गया। तो जिन वस्तुएं से प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं गुजरती हैं अपारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे हो गया पत्थर हो गया, ईंट हो गया, बालू हो गया। मतलब हम लोग को तो समझ सब कुछ आता है, लेकिन बस वही लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो लैंग्वेज को भी हम लोग पकड़ बनाना है जिससे समझ आसान हो जाए। तो जैसे अपारदर्शक वस्तुएं जिसमें मतलब जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया, जिससे प्रकाश निकल नहीं पाया तो अपारदर्शक हो गया। अर्ध पारदर्शक हो गया जिसमें प्रकाश की किरणें निकल तो पाती है तो मतलब आधा अधूरा रहता है, तो उसको बोलते हैं अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, लौटने के इस क्रम में वह किस विशेष कोण पर मुड़ जाता है, प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम पर पड़ता है और किसी कोण पर मुड़ के चला जाता है तो इसी को परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस रे। स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। स्रोत से आने वाली किरणें को, जैसे ये किरण कौन सा हो गया, तो ये किरण आपतित किरण हो गया। मान लो कि सूर्य जो यहाँ पे है, ठीक है, तो इस स्रोत से जो ये किरणें आ रही है तो इसको आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद हो गया आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच को कोण को आपतन कोण कहलाते हैं, इसे आई से दर्शाते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसके बीच का जो भाग होता है ना, इसको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनता है, इस जहाँ पे कोण बनता है इसको आई से हम लोग पारदर्शित करते हैं और इसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। और जो इधर कोण इस साइड कोण बनेगा उसको बोलते हैं क्या, परावर्तन कोण, इसको हम लोग आर से दर्शाते हैं। किसको बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो आ जाते हैं हम लोग परावर्तन कोण भी देख लेते हैं। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टिव रे, परावर्तन के बाद जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच को कोण को परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर द्वारा दर्शाया जाता है। तो वही जो परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब हो गया, इसके बीच का जो कोण है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको आर से दर्शाते हैं। अभिलंब, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण को अलग करने वाली काल्पनिक रेखा को अभिलंब करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, तो दोनों के बीच से कौन अलग कर रहा है, तो दोनों के बीच से अलग कर रहा है अभिलंब, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। आपतर कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, आपतन ये आई बराबर होता है आर हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग
30 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है। परावर्तन कोण और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। इसमें पूछा क्वेश्चन क्या है, फिर से हम लोग देख लेते हैं। 30 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है। परावर्तन कोण और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है टोटल, ये पूछ रहा है, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो मतलब 30 डिग्री है तो 30 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो कुल कोण इसका कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 60 डिग्री। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। वीडियो बार बार चेक करते रहना पड़ता है, कभी कभी वीडियो स्टॉप रहता है, लगातार बोल के वीडियो शूट कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति को चेक करते रहना पड़ता है। आ जाते हैं हम लोग। एक किरण तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है। यह कोण के साथ परावर्तित होती है। किस कोण के साथ परावर्तित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे आपतित किरण का कोण नहीं है, ये तल के साथ जो कोण बन रहा है ना, ये कोण है, ये कोण है 35 डिग्री, ये कोण है 35 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये टोटल ये कोण हो गया, मान लेते हैं कि ये कोण हो गया 90 डिग्री हो गया, ये कोण टोटल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये 35 डिग्री हो गया तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपतित कोण और परावर्तित कोण, तो आपतित कोण परावर्तित कोण दोनों बराबर होता है। तो ये अगर 55 डिग्री हो गया तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। तो परावर्तित किरण कितना हो जाएगा, 55 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, नाम पे भी ध्यान देना है, ठीक है। कभी कभी नाम को ही हम लोग पकड़ लेते हैं ना, तो उससे भी हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। यानी अपवर्तन यानी उठा हुआ। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य तथा वेग नहीं बदलते हैं। तरंगदैर्घ्य मतलब जो चलने का जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो नहीं बदलता है, और उसका वेग यानी जो जो स्पीड होता है ना, वो नहीं बदलता है। लेकिन इसका आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ज़रूर बदल जाता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है, फैलाव होता है, वो ज़रूर बदल जाता है। तो प्रकाश क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, या क्या क्या बदल जाता है, ठीक है। तो अगर क्या नहीं बदलता है तो पूछेगा, तो उसमें आवृत्ति दे देना है कि आवृत्ति नहीं बदलता है, क्या क्या बदलता है, तो तरंगदैर्घ्य और वेग इसका बदल जाता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य वेग बदलता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति सेम रहता है। नेक्स्ट है, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करना, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना, ठीक है। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अभिलंब से दूर हट जाता है। ऐसा होता है प्रकाश का साथ। तो आ जाते हैं हम लोग देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम से सघन माध्यम यानी डेंस मीडियम जैसे हवा से पानी में जाती है तो वह अविलोम की ओर मुड़ जाती है। मतलब हवा कौन है, तो हवा से विरल माध्यम है और पानी सघन माध्यम है। तो हवा से अगर पानी में जाएगा तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। जैसे पानी से अगर हवा में जाएगी, पानी से हवा में अगर प्रकाश जाएगी, मान लेते कि ये पानी है, ठीक है, इधर हवा है, तो इसमें अगर प्रकाश जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा। तो इस तरह से होता है। मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अविलंब से दूर, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए तो अविलंब से नज़दीक हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ मुख्य उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन नाम से यहाँ कुछ हम लोग एग्जाम्पल है, इसको समझेंगे, ठीक है। अपवर्तन से समझ में आएगा। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठाई देना। अब क्या होता है, ऊपर, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन मतलब ऊपर। तो बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि जब हम बर्तन में पानी डालते हैं तो अपवर्तन के कारण सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन रहे कि पानी के बाल्टी में सिक्का डाला हुआ कुछ ऊपर अपने सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किस कारण से होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है ऐसा।
अपवर्तन के कारण ही पानी के अंदर पड़ी हुई मछली उसकी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। तो जो ये गहराई होता है ना, मतलब लगेगा कि मछली ऊपर है लेकिन वास्तव में वो नीचे होता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। वायुमंडल में वायु घनत्व अलग अलग परतों पर पाई जाती है। जब तारों से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों से लगातार अपवर्तन होते रहता है। क्योंकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती है, इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे टिमटिमा रहे थे। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे तो एक जैसे दिखते रहते हैं, लेकिन जब विभिन्न माध्यमों से जो क्रॉस करते रहता है ना, तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन होते रहता है। तो मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। सूर्योदय के 2 मिनट पहले तथा 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना। तो सूर्योदय के 2 मिनट पहले मतलब सूर्य निकलने से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगता है अपवर्तन के कारण, और डूबने के 2 मिनट बाद तक भी दिखाई देता है। तो ये भी अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। तो सूर्य उदय से 2 मिनट पहले सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन है। और पानी में डूबी पेंसिल तिरछा दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। आ जाते हैं हम लोग क्रांतिक कोण देख लेते हैं इसका। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके अभिलंब पर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए उनके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाती है। तो क्रांतिक कोण मतलब जहाँ पे ये जो कोण है, ठीक है, और इस बीच का जो कोण जो 90 डिग्री बनता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रांतिक कोण। ये क्या हो कोण हो गया? एक क्रांतिक कोण हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके अभिलंब पर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए उनके अपवर्तन का कोण मान 90 डिग्री का होता है, क्रांतिक कोण कहलाते। क्रांतिक कोण बराबर होता है I/sin C, जहाँ C क्रांतिक कोण है। किसी पदार्थ की क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, इसका अपवर्तनांक क्या होगा? तो U बराबर होता है I/sin C। तो ये बराबर हो जाएगा I/sin 30 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1/sin 30 बराबर कितना हो जाता है? तो sin 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पे 1/sin 30 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की किरणें द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती है बल्कि पूर्णतः परावर्तित होकर सघन माध्यम में जाती है। इस परावर्तन को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। जो ये क्रांतिक एंगल हो गया, ठीक है, लेकिन क्रांतिक ये 90 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाए, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा अगर क्रांतिक कोण का मान हो जाए तो फिर वो सघन माध्यम में ही चला जाता है प्रकाश। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण परावर्तन बोलते हैं, आंतरिक परावर्तन कक्ष कहा जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हीरा का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। पानी में पड़ी हुई प्रखनली चमकीला दिखाई देना, पानी में पड़ी हुई प्रखनली चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाशिक तंतु यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट है रेगिस्तान में मिर्चिका का दिखाई देना। रेगिस्तान में पेड़ अथवा वस्तुओं का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देना। रेगिस्तान में मिर्चिका के दिखाई देना और रेगिस्तान में पेड़ अथवा वस्तुओं का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी पर आधारित है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभाजित हो जाता है, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण या स्पेक्ट्रम कहलाता है। वर्ष 1666 में न्यूटन ने बताया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोण से विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण पारदर्शी माध्यम में अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें जब प्रिज्म में घुसते हैं तो ये
7 माध्यमों में बढ़ जाता है। तो कौन कौन है, तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, विबगियोर। कौन सा, विबगियोर, ठीक है। रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, उसके बाद इंडिगो है, उसके बाद वॉयलेट कलर है। तो इसका हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो रेड का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण इसका आवृत्ति कौन होता है, और ये जो वॉयलेट कलर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू कलर, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए इसका आवृत्ति अधिक होता है। तो इसका हम लोग नेक्स्ट पेज पे हम लोग देख लेते हैं। बैगनी रंग की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की विक्षेपण सबसे कम तथा बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। जो अभी हम बताएं तो सेम वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। जब प्रकाश की किसी ऐसे माध्यम से गति करता है जिसमें, अच्छा ये प्रकाश का हम लोग परिकिरणन देखने लगे, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गति करता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह परिघटना प्रकाश का परिकिरणन कहलाता है। परिकिरणन के उदाहरण, तो परिकिरणन के बारे में हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। यह परिघटना प्रकाश का परिकिरणन कहलाता है। प्रकाश के परिकिरणन के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ द स्कैटरिंग, आकाश का नीला दिखाई देना, यह प्रकाश का परिकिरणन का उदाहरण है। किसका है, प्रकाश का परिकिरणन का उदाहरण है समुद्र का नीला दिखाई देना, ये आकाश का नीला दिखाई देना। एवं समुद्र का नीला रंग प्रतीत होना परिकिरणन का उदाहरण है। आकाश का नीला दिखाई देना और समुद्र का नीला रंग प्रतीत होना, यही परिकिरणन का उदाहरण है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय, सूर्य का लाल दिखाना, तो सूर्यास्त और सूर्योदय से 2 मिनट पहले तक सूर्य का दिखाई देना और प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सूर्यास्त और सूर्योदय से समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ठीक है। तो ये होता है प्रकिरणन का उदाहरण होता है। लाल रंग का प्रकिरणन सबसे कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, अर्थात यह दूर से स्पष्ट दिखाई दे जाता है। इसलिए इसका प्रयोग यातायात खतरे के संकेत और दर्शाने के लिए किया जाता है। तो लाल रंग में क्या होता है ना कि तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लेकिन इसका प्रकाश का परिकिरणन कम होता है, तो दूर से ही चमकता है ये, मतलब फैलाव कम होता है, दूर से ही चमकता है। आ जाते हैं हम लोग प्रकाश के विवर्तन पे, यानी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी अत्यंत सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरता है तब वो किनारों से थोड़ा विचलित हो जाता है, मतलब अपने मार्ग से थोड़ा हट जाता है। इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी छोटे जगह यानी छोटे छिद्र से होकर गुजरता है ना, तो वो अपने माध्यम से थोड़ा सा भटक जाता है, थोड़ा सा मार्ग बदल लेता है, तो इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश विवर्तन अवरोध के आधार पर निर्भर करता है। आकार जितना छोटा होगा विवर्तन अधिक होगा, जितना छोटा आकार होगा प्रकाश का दिशा उतना ही ज़्यादा चेंज होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश तरंग सिद्धांत के किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तब प्रकाश तरंग का सिद्धांत ये हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो किसी अवरोध के कोर से प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है इसका टोटल रिफ्लेक्शन के कारण यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। पानी से भरे बर्तन में पड़े हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, तो थोड़ा उठा यानी अप दिखाई देता है, अप दिखाई देता है यानी अपवर्तन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आकाश का नीला दिखाई देता है प्रकाश का परावर्तन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है ऐसा। किसके कारण होता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष का विक्षेपण अधिक किसका होता है? बैगनी का होता है, और लाल रंग का सबसे कम होता है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण नहीं है? तो अपवर्तन का कौन नहीं है? तो सूर्य अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ये अपवर्तन का सही है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये अपवर्तन का नहीं है, ये परिकिरणन का है एग्जाम्पल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग, प्रिज्म से प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी, और इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, आवृत्ति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तरंग दैर्घ्य से। प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य से इसका निश्चित किया जाता है। तो जिसका तरंग दैर्घ्य अभी अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो इस हिसाब से हम लोग वेव गियोर, हम लोग का फार्मूला याद है ना जी, वेव गियोर। तो इसी अनुसार से मतलब रेड का तरंग दैर्घ्य कम होगा तो उसका रंग लाल हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग दर्पण देख लेते हैं। एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट किया है अभी, हम लोग को 4 चैप्टर कंप्लीट करने की बात हुई थी, लेकिन टाइम हम लोग देख लेते हैं कितना हो गया है। तो टाइम हो गया है 26 मिनट। तो मोटा मोटी 2 चैप्टर या 3 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो सकता है। चैप्टर के हिसाब से डिपेंड करता है, अगर चैप्टर बड़ा होगा तो 2 ही होगा, नहीं तो 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4 तो नहीं हो पाएगा 1 घंटे के अंदर, 4 वीडियो शूट करने के चक्कर में वीडियो बीच से कट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग 3 या 2 के करके छोड़ देंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो को भी, दर्पण को भी। दर्पण यानी मिरर हम लोग देख लेते हैं। तो दर्पण कांच का एक भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह परावर्तन अर्थात पॉलिश की हुई होती है। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर, तो एक होता है समतल दर्पण होता है जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं, एक होता है गोलीय दर्पण होता है जिसको बोलते हैं सर्पिकल न स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। गोलीय दर्पण को क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, और समतल दर्पण को बोलते हैं प्लेन मिरर बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के 2 टाइप में बटा होता है, एक होता है उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और एक वो होता है अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो प्रतिबिंब यानी इमेज, किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणों परावर्तन या व अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हुई अथवा कटती हुई प्रतीत होती उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं रियल इमेज, और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। प्रतिबिंब यानी इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सदैव उल्टा होता है। तो प्रकाश की किरण परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक यानी रियल इमेज होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है सदैव उल्टा होता है। आभासी हम लोग देख लेते हैं, आभासी या काल्पनिक यानी वर्चुअल इमेज। तो प्रकाश की किरणें परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, जो आभास कर रहे हैं सीधा होता है, जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट होता है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। यदि परावर्तक सतह समतल हो तो इसे समतल दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी
अथवा पारे का लेप किया जाता है। तो समतल सतह पे क्या करा जाता है, परावर्तक सतह पे एक समतल को, यदि परावर्तक सतह समतल हो तो इसे समतल दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी अथवा पारे का लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है, चांदी अथवा पारे का लेप किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के गुणधर्म। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, जो आभासी होगा वो सीधा होगा, जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, ये इतना याद रखना है। तो समतल दर्पण पर प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से गतिमान हो तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v के वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को बिहार एससीसी में आ चुका है, जो मतलब 2016-17 में जो क्वेश्चन पूछा था, तो यही क्वेश्चन था कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण पर भी वेग से आता है तो उसको दर्पण के अंदर उसका कौन सा वेग दिखाई देगा, तो प्रतिबिंब में उसका 2 वेग दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें कहाँ दिया हुआ, तो इसका ये हो जाएगा 2 वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु के आधी ऊंचाई के दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है। मतलब जैसे आप अगर 6 फुट के हैं तो 3 फुट का अगर ये दर्पण ले आते हैं तो आप अपना पूरा इमेज देख सकते हैं। समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई पड़ता है। तो कभी कभी देखते होंगे आप लोग, जैसे आईने के सामने खड़ा हो रहा है तो आपका जो दाहिना हाथ है वो बायां दिखाई देगा, बायां का हाथ वो दाहिना दिखाई देता है। तो समतल दर्पण के कारण ही होता है। इसे पार्श्व परिवर्तन प्रतिबिंब कहते हैं। इसी परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन प्रतिबिंब कहते हैं। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। सामान्यतः इसका प्रयोग दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी एवं परिदर्शी में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, तो बहुदर्शी एवं परिदर्शी में किया जाता है, यानी कैलेडियोस्कोप में किया जाता है और पेरियोस्कोप में किया जाता है। बहुदर्शी में 2 अथवा 2 से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे के एक निश्चित कोण पर झुके हुए लगे होते हैं ताकि एक साथ एक से अधिक वस्तुएं प्रतिबिंब दिखा सकें। परिदर्शी का उपयोग दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट के से भिन्न स्तर अथवा दिशा में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। सामान्यतः पनडुब्बियों में किया जाता है। तो पनडुब्बी अंदर रहता है, ठीक है, लेकिन उसको बाहर की वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, तो उसको बाहर की वस्तुएं ये समतल दर्पण के कारण ही दिखाई देती है। समतल दर्पण को पहले एक निश्चित कोण पर ऊपर लगा दिया जाता है, फिर उसी निश्चित कोण पर यहाँ पे लगा दिया जाता है, तो यहाँ से प्रतिबिंब आराम से लोग देख लेता है और वो भी उसको सीधा दिखाई देता है। यहाँ से बनता है तो उल्टा बनता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस पर बनता है तो सीधा बनता है। तो यहाँ पे पनडुब्बियों में किसका उपयोग किया जाता है, तो पनडुब्बियों में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। पनडुब्बी यानी पेरिस को भी पूछे तो समतल दर्पण में बताएंगे। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखला भाग हो अथवा गोलाकार सतह से निर्मित किया गया हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये 2 प्रकार का होते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो अथवा गोलाकार सतह से निर्मित किया गया हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण एक होता है उत्तल जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, और जिसको एक होता है अवतल जिसको बोलते हैं कॉनकेव। तो उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसकी बाह्य सतह उभरी हो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बाह्य सतह उभरा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण का एग्जाम्पल हो गया। इसकी आंतरिक सतह पर लेपित होता है। आंतरिक ये पेंट देखिए, पेंट अंदर की तरफ इसका रहता है, जो पेंट रहता है उसका अंदर की तरफ पेंट रहता है, अंतर की तरफ किया जाता है। यह दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को फैला देता है। तो जाहिर सी बात है कि जो इस टाइप का रहेगा शेप बना हुआ, तो उसमें अगर किरण पड़ेगी तो फैलेगा ही ना, ये फैल जाएगा। तो इस तरह से इसमें फैल जाता है, इसलिए इसे अपसारी भी दर्पण कहते हैं। अपसारी मतलब फैलाने वाला, अपसारी मतलब प्रकाश को फैला देता है, इसलिए अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, यानी डाइवर्जिंग मिरर। तो इसका लाइट बिहेवियर कैसा होता है, तो प्रकाश को बिखेरता है, और इमेज बिहेवियर कराता है तो इमेज बड़ा से छोटा बनाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग
हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में भी करते, तो साइड मिरर में कहता है बड़ा गाड़ी को उसमें छोटा सा ग्लास में वो कैप्चर कर लेता है, तो इसका इमेज बिहेवियर बड़े से छोटा करते हैं। लाइट बिहेवियर फैला देता है, लाइट बिहेवियर इसका फैलाने का काम रहता है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। स्कूटर, मोटर, कार, बस आदि के पीछे के वाहनों को देखने के लिए प्रयुक्त साइड मिरर अथवा रिव्यू मिरर के रूप में होता है। किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। स्ट्रीट लैंप में इनका उपयोग होता है। तो स्ट्रीट लैंप में तो लाइट में बिहेवियर इसका कैसा होता है? फैलाने का होता है। इमेज बिहेवियर बड़ा से छोटा करता है, तो लाइट फैलाता है, तो इसलिए स्ट्रीट लैंप में इसका उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसके। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण तो देख लिया, अब देखते हैं अवतल दर्पण, जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर झुका हो। देखिए इसका परावर्तक कैसा है? तो अंदर की ओर झुका हो, तो अंदर की ओर झुका हुआ तो मतलब लाइट को सिकुड़ा देगा, तो यानी अभिसारी हो जाएगा। आइए हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देंगे। तो जिस परावर्तक सतह अंदर की ओर झुका हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। इसका बाह्य भाग लेपित होता है। बाह्य भाग क्या होता है? लेपित होता है, और ये प्रकाश के सिकुड़ाता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। लाइट बिहेवियर प्रकाश को सिकुड़ा देता है, प्रकाश को छोटा कर देता है। लाइट बिहेवियर क्या करता है? प्रकाश को छोटा कर देता है। इमेज बिहेवियर छोटा से बड़ा दिखाता है। मतलब कहें ना, ये अवतल दर्पण का होता है कि इमेज जो छोटा इमेज है उसको बड़ा इमेज करके दिखाता है। तो जैसे डॉक्टर जो डेंटिस्ट होता है ना, वो जो दांत को देखने के लिए उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें उसका जो छोटा छोटा जो साइज होता है दांत को, उसको बड़ा करके दिखाता है। तो लाइट बिहेवियर प्रकाश को सिकुड़ाता है, और इमेज बिहेवियर ये प्रकाश को बड़ा करता है। ये कैसा होता है? ये अभिसारी दर्पण होता है। अभिसारी मतलब लाइट को सिकुड़ाने वाला। और उत्तल दर्पण कैसा होता है? अपसारी होता है, यानी लाइट को फैलाने वाला। तो उसमें इमेज बिहेवियर होता है कि बड़ा से छोटा इमेज दिखाता है, लाइट बिहेवियर होता है कि लाइट को फैलाने का काम करता है। जस्ट इसमें उल्टा हो जाता है। अवतल दर्पण में लाइट मतलब सिकुड़ाता है और इमेज बड़ा कर देता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख, कान, नाक तथा गले के निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो डॉक्टर आँख, कान, नाक तथा गले के निरीक्षण यानी गले को आँख, कान, नाक को देखते समय किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, ठीक है। टॉर्च, कारों तथा स्कूटरों में हेडलाइट की इसका प्रयोग किया था। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग किया था, मतलब लाइट को सिकुड़ा देता है। तो लाइट को सिकुड़ा कर दूर तक फोकस करता है, तो दूर तक वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसके लिए टॉर्च, कारों के, स्कूटरों के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। सोलर में भी इसका उपयोग किया जाता है, और सेविंग दर्पण में भी इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, क्योंकि इमेज को बड़ा करके दिखाता है, जिससे सेविंग करना आसान होता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सेकंड पॉइंट है ध्रुव, यानी दर्पण के परावर्तक सतह पर स्थित केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव यानी P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो C और P के बीच बोलते हैं। जो ये दूरी होता है ना, इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है F बराबर होता है 2F बराबर होता है R। वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2F बराबर R होता है, यानी F बराबर होता है R/2। तो क्वेश्चन यहीं पे पूछ दिया है कि यदि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोकस। त्रिज्या के आधे को फोकस कहते हैं, ठीक है। बिंब, वस्तु को बिंब कहा जाता है। यह हमेशा बाईं ओर होती है और इसे यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो वस्तु को बिंब कहा जाता है। यह हमेशा बाईं ओर होती है और इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। यह हमेशा नेगेटिव होता है। तो बिंब हमेशा नेगेटिव होता है, ये दिमाग में रखना है। प्रतिबिंब, दर्पण के अंदर जहाँ किरणें मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इसे भी द्वारा दिखाया जाता है। यह नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। दर्पण के आगे बने तो ये नेगेटिव होता है, दर्पण के पीछे बने तो ये पॉजिटिव होता है। दर्पण के आगे बने तो वास्तविक और उल्टा होता है, दर्पण के पीछे बने तो आभासी और सीधा होता है।
नेक्स्ट है, दर्पण के दाहिने राइट साइड पेंट किया जाता है, प्रकाश सदैव लेफ्ट साइड से आती है, वस्तु सदैव लेफ्ट साइड रखे जाते हैं, लेफ्ट साइड का सभी मान नेगेटिव होता है, राइट साइड का सभी मान पॉजिटिव होता है। तो इसमें सिंपल दिखाया गया है कि वस्तु को हम कहाँ रखें और प्रतिबिंब कहाँ बने। तो वस्तु को अगर हम लोग अनंत पे रखते हैं ना, वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। ये अवतल दर्पण का हम लोग ये सिंबल बता रहे हैं। वस्तु अगर अनंत पे रखे तो ये इमेज कहाँ बनेगा? तो फोकस पे बनेगा। और ये बनता है वास्तविक और उल्टा। वस्तु को हम लोग ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो ये बनता है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? तो इमेज का साइज छोटा होता है। क्या होता है? इमेज का साइज छोटा होता है। उसके बाद हम लोग केंद्र पे, वस्तु को केंद्र पे रखते हैं ना, तो इमेज भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है। ठीक है, तो इसको वस्तु के साइज का बड़ा होता है और सदैव वास्तविक और उल्टा होता है। अगर वस्तु को हम लोग केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो ये इमेज बनेगा इसका वक्रता और अनंत के बीच बनेगा और ये वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु को हम लोग फोकस पे रख दिए तो कहाँ बनेगा? तो वस्तु को फोकस पे हम रखेंगे तो ये इमेज अनंत पे बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है और आभासी और सीधा बनता है। तो ये टोटल कितना पॉइंट हो गया? 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं थ्योरी फॉर्मेट में जो लिखा हुआ है। तो देखिए वहाँ यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ, अगर अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। जो आगे बनेगा मतलब प्रतिबिंब के सामने बनेगा वास्तविक तथा उल्टा ही बनता है। वक्रता केंद्र से परे यानी अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है, वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा, समान आकार के बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखेंगे तो वक्रता केंद्र से परे मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, और वास्तविक उल्टा बनता है। फोकस पर अगर हम लोग रखते हैं तो अनंत पे प्रतिबिंब बनता है, अत्यधिक विवर्तित नहीं अत्यधिक बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। और एक लास्ट पॉइंट जो बताया था कि ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, विवर्तित बनता है मतलब बड़ा बनता है। और ये क्या बोलते हैं? आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है। आ जाते हैं हम लोग उत्तल दर्पण पे। तो उत्तल दर्पण पे मात्र 2 ही पॉइंट है। जैसे कि वस्तु को हम लोग अनंत पे रखेंगे उत्तल दर्पण में तो ये दर्पण के पीछे ए फोकस पर बनता है। किस पे बनता है? ए फोकस पर बनता है, बहुत बहुत छोटा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। अगर अनंत और ध्रुव के बीच रखें तो अनंत और ध्रुव के बीच रखें तो पी और एफ के बीच दर्पण के पीछे बनता है और छोटा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, जैसे बताया कि यहाँ पे अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे ना तो प्रतिबिंब यहाँ फोकस पे बनेगा, आभासी और सीधा बनता है। और प्रतिबिंब को अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बनेंगे, ये भी आभासी और सीधा रहता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। वस्तु की दूरी को उत्तल और अवतल लेंस दोनों में नेगेटिव में होता है, एकदम सही बात है। और फोकस की दूरी अवतल में नेगेटिव होता है, उत्तल में पॉजिटिव होता है। फोकस दूरी अवतल में नेगेटिव होता है, उत्तल में पॉजिटिव होता है, ये भी सही है। इसका फार्मूला होता है, जैसे दर्पण का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो 1/f यानी और 1/v बराबर 1/u। तो v होता है प्रतिबिंब की दूरी और ये u होता है बीम की दूरी। तो u हमेशा नेगेटिव में रहता है, v नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो f को फोकस दूरी बोलते हैं, प्रतिबिंब को v लिखते हैं, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। सभी परिस्थितियों में u नेगेटिव में रहता है। ठीक है, क्योंकि u हमेशा बाईं ओर रहता है
और उत्तल दर्पण के लिए फोकस धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए फोकस ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिए हुआ है, जैसे कि अवतल दर्पण में 10 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यदि दर्पण को फोकस दूरी 20 मीटर हो तो प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो जो वस्तु की दूरी होता है हमेशा नेगेटिव में होता है और यू से दिखाते हैं उसको, तो यू बराबर होता है -10 और फोकस यानी अवतल दर्पण है तो फोकस नेगेटिव में हो जाएगा तो -20 हो जाएगा। हम लोग को भी निकालना है, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v/1/u। तो यहाँ तो 1/f बराबर हो जाएगा -1/20 बराबर हो जाएगा 1/v/1/-1/10 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा -1/10 + 1/20। 1/v बराबर हो जाएगा -1/2 + 1/20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, यानी प्रतिबिंब हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, उसको फोकस दूरी कितना है। तो फोकस दूरी मतलब ये क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण पे वस्तु की दूरी नेगेटिव में होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब भी नेगेटिव बनता है तो माइनस नेगेटिव होगा, एफ निकालना है। तो एफ का फॉर्मूला था 1/f बराबर होता है 1/v/1/u। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को पुट कर देते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर -20/3 यानी -6.33। उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव में होता है, वस्तु नेगेटिव में होता है। यहाँ भी वही फार्मूला हम लोग सेट कर देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.66, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब नेगेटिव बनेगा तो वस्तु की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे फोकस दूरी नेगेटिव में हो गया, भी यानी प्रतिबिंब नेगेटिव में होगा, यू पूछ रहा है तो इसका फार्मूला पे हम लोग सेट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यू बराबर -15 सेंटीमीटर। आ जाते हैं नेक्स्ट पे हम लोग। आवर्धन यानी कोई दर्पण या लेंस किसी वस्तु को कितना बड़ा या छोटा बना सकता है, इस क्षमता को आवर्धन क्षमता कहते हैं। एम बराबर होता है v/u यानी प्रतिबिंब और वस्तु एम बराबर होता है v/u लेंस, एम बराबर होता है -v/u दर्पण, एम बराबर होता है I/O प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई। तो एम नेगेटिव होगा, प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। एम अगर नेगेटिव होगा ना तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा, उल्टा रहेगा तो वास्तविक बनता है। ठीक है, और एम अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। एम अगर पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। सीधा और आभासी कैसे बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। एम का मान 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। एम का मान अगर 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। एम का मान ये 1 से कम है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। एम का मान 1 से अधिक है, एम का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। एम का मान 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। एम का मान 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है तो प्रतिबिंब होगा। तो +2 है तो प्रतिबिंब एम, यदि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम बराबर +2 बता रहा है तो एम का मान 1 से अधिक होगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि एम का मान अगर 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। तो वस्तु से बड़ा किधर दिया हुआ है, तो आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। नहीं, पॉजिटिव है तो सीधा और आभासी, हाँ ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। पॉजिटिव है तो आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा। नेगेटिव है तो वास्तविक और सीधा बनेगा। नेगेटिव है तो वास्तविक और सीधा उल्टा, और पॉजिटिव है तो सीधा और आभासी। ठीक है, एम बराबर 1 है तो एम 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। एम का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। एम का मान
1 से अधिक है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, उल्टा सीधा का दर्शाता है, इससे मतलब कम बेसी का सिंबॉलिक नहीं है। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि गोलीय दर्पण किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है तो प्रतिबिंब का प्राकृतिक होगा। देखिए 1 को हम लोग ऐसा नहीं चलना कि 1 से कम मान लेना। 1 सिर्फ मतलब ये दिखाता है कि प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा है, ठीक ना। प्रतिबिंब सीधा या उल्टा है ये दिखाता है, आभासी है या काल्पनिक है, आभासी है या वास्तविक है, सॉरी आभासी है या वास्तविक है। तो इसमें जो माइनस दिया हुआ है तो ये आभासी हो जाएगा, ठीक है। और 1 से अधिक है तो बड़ा हो जाएगा, तो आभासी और सीधा और बड़ा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आवर्धन यानी कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धी 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दर्पण कितनी दूरी पर है, तो आवर्धन कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, बिंब की दूरी हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा, तो एम बराबर होता है -v/u, तो -v/3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा v बराबर -3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब के दर्पण के आगे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर की दूरी स्थित पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसी को आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा 5 सेंटीमीटर आवर्धित सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की स्थिति क्या होगी। तो फोकस दूरी कितना है, -20 हो गया, एम बराबर होता है -v/u, तो -v/u एम बराबर कितना होता है 5 हो गया। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं एम का मान कितना डाल देते हैं 5 -v/u डाल देते हैं। तो 1/f बराबर तो 1/b/1/u, तो वहाँ पे यहाँ पे फार्मूला हम लोग का निकल जाएगा, -1/20 बराबर हो जाएगा तो 1/v/1 प्लस 5/-v। तो v का मान यहाँ पे 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। एम बराबर होता है -v/u, तो एम -v का मान हो जाता है -v/u का मान हो जाता है 5 हो जाता है, इसका मान -16 सेंटीमीटर हो जाता है u का मान। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। तो पेरिस्कोप बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। किसका होता है, अवतल दर्पण का। रोगियों के दांत देखने के लिए चिकित्सा द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन है, तो चिकित्सा में यह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो समतल द्वारा प्रतिबिंब सदैव समतल द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और उल्टा होता है। कैसा होता है, तो आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण प्रकार है, तो दर्पण है अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एच ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम डैश लंबाई का समतल दर्पण होना चाहिए, तो h/2 ऊंचाई का होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की ओर भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आती प्रतीत हो जाएगी। देखिए बिहार SSC 2018 में पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा 2 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है वाहन से आने वाली वस्तुओं को वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करता है, तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। उत्तल दर्पण का लाइट बिहेव होता है कि लाइट फैला देता है, लेकिन इमेज बिहेवियर में होता है कि इमेज को बड़ा से छोटा करता है, ठीक है। सेम चीज़ होता है अवतल दर्पण में होता है, उल्टा हो जाता है। इसमें इमेज को छोटा को बड़ा से करता है और लाइट को सिकुड़ाने का काम करता है अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वाहनों को हेडलाइट में उपयोग किया जाने वाला दर्पण का प्रकार होता है। तो हेडलाइट में कैसा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण हेडलाइट में नहीं करेंगे क्योंकि वह एक ही जगह पर लाइट को पूरा फैला देगा, तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक दूसरे के लंबे भवन का निर्माण लंबाई के प्रतिबिंब किसका उपयोग करके देखा जा सकता है, तो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करके इसको देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब का आवर्धन -38 है। प्रतिबिंब का प्राकृतिक कैसे होगा, तो माइनस में है, तो यानी ये हो जाएगा आभासी हो जाएगा। आभासी और सीधा और बड़ा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा हो जाएगा। माइनस में है ना, तो माइनस में हो जाएगा वास्तविक और उल्टा और बड़ा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो छवि का आकार कैसा होगा, तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा ना, तो वस्तु के आकार के समान का आकार हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। इसका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है लेंस पे, आते हैं हम लोग। टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, तो टाइम 55 मिनट हो गया, यानी 2 लेंस को शूट करेंगे तो हम लोग का वीडियो कट हो सकता है। चलिए इसको लेंस को नेक्स्ट चैप्टर में वीडियो में शूट किया जाएगा।